हाय बच्चों, कैसे हो। आज हम इस क्लास में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स शुरू करेंगे, ठीक है ना। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में इस क्लास में स्पेसिफिकली हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन और उसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है और लिमिटेशंस क्या है, वी विल डिस्कस अबाउट दैट, ठीक है ना। अभी देखिए, व्हाट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। बिफोर गोइंग टू नो द definition of a chemical thermodynamics, we should understand first thermodynamics. What is thermodynamics? आप देखिए मैं क्या लिखा हूँ। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स को मैंने तीन हिस्से में बांट दिया है, केमिकल प्लस थर्मो प्लस डायनामिक्स, है ना। केमिकल मीन्स केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन, थर्मो मीन्स हीट, डायनामिक्स मीन्स मोशन, है ना। तो द मोशन ऑफ हीट in a chemical change is known as chemical thermodynamics. अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें तो क्या होगा ना, द मोशन ऑफ हीट। तो अगर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे तो व्हाट इज द डेफिनेशन, द मोशन ऑफ हीट इन ए केमिकल चेंज और इन ए केमिकल रिएक्शन इज नोन एज द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, है ना। तो यहाँ सवाल आता है, ये केमिकल चेंज यानी केमिकल रिएक्शन पे हीट कहाँ से आता है, बिकॉज हीट इज नथिंग बट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ना। तो ये केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन में फ्रॉम वेयर दिस हीट इज कमिंग आउट, ये हमको समझना चाहिए। फ्रॉम वेयर दिस हीट इज कमिंग आउट, है ना। तो आप जानते हैं अगर कोई रिएक्शन होता है तो वहाँ क्या होता है ना, कुछ रिएक्टेंट अपने में रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। तो जब रिएक्टेंट रिएक्शन करते हैं, व्हाट इज हैपनिंग देयर, सम बॉन्ड्स आर ब्रेकिंग देयर एंड व्हेन द प्रोडक्ट्स आर गेटिंग फॉर्म्ड सम न्यू बॉन्ड्स आर बीइंग क्रिएटेड, है ना। आपको एक चीज याद रखना है, द वेरी फंडामेंटल ऑफ साइंस सेज व्हेनेवर एनी बॉन्ड ब्रेक्स इट नीड्स सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड व्हेनेवर एनी बॉन्ड इज क्रिएटेड सर्टन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज क्रिएटेड। मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं क्या बताया, यानी अगर कहीं एक बांध या बॉन्ड को तोड़ने के लिए कुछ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ना, और कहीं एक बॉन्ड को क्रिएट करने के लिए या क्रिएट होने के लिए या होने के बाद ज़रूर कुछ एनर्जी क्रिएट होता है। ये कैसे होता है, एक डेली लाइफ का सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आप दो अलग अलग फ्रेंड नहीं है लेकिन दो अलग अलग बच्चे हैं। अगर आप दोनों दोस्त बन जाते हो, है ना, आप अगर दोनों दोस्त बन जाते हो और अच्छा दोस्त बन जाते हो तो आपका एनर्जी बढ़ेगा या घटेगा, आपका एनर्जी बढ़ जाएगा। मान लीजिए आप रास्ते में जा रहे हैं, कहीं आपने एक भालू को देख लिया, आपको अकेला हो गया तो आपको जरूर डर लगेगा। अगर आप दो आदमी दो दोस्त हो गए तो आपको डर कम लगेगा क्योंकि आपका एनर्जी ज़्यादा है, या यू फील यू आर नाउ यूनाइटेड एंड यू आर हैविंग मोर एनर्जी एंड यू कैन बीट दैट बियर, नो। सो हम जब इकट्ठे हो जाते हैं यानी देयर इज ए रिलेशन बिटवीन अस, हमारे जब बीच में एक रिलेशन हो जाता है, बॉन्ड हो जाता है, तो हमारी भी एनर्जी बढ़ जाता है। वैसे ही केमिस्ट्री में हो या दिस इज द फंडामेंटल ऑफ साइंस, अगर दो एलिमेंट के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी जरूर क्रिएट हो जाता है ना, कुछ एनर्जी निकलता है। वैसे अगर हम कुछ बॉन्ड को तोड़ते हैं, मान लीजिए आप दोनों दोस्त अच्छे दोस्त हैं और आपके दोस्त के बीच में दरार कोई डालना चाहते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, किसके कान में कुछ कानफूसी करना पड़ेगा, उसके सामने आपका कुछ बुराई करना पड़ेगा या वैसे ही कुछ करेगा, यानी ही हैज़ टू इन्वेस्ट सम एनर्जी, उसको किसी एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि आपको बॉन्ड टूटेगा ना। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए वी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी, आप समझ गए। तो ऐसे ही मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूं, हम करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, इट गिव्स NaCl प्लस H2O, है ना। तो NaOH जब HCl के साथ रिएक्शन करता है, पहले क्या होता है, द NaOH के बीच में जो बॉन्ड है इट ब्रेक्स, ठीक है ना। HCl के बीच में जो बॉन्ड होता है वो भी ब्रेक होता है।
तो ये दोनों बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए होता है ना। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो NaOH से अलग हो जाता है, HCl फिर अलग हो जाता है। ये क्या होता है, फिर NaCl के साथ मिल जाता है, एक न्यू बॉन्ड फॉर्म्स, या क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्म होता है। H2O फिर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ क्या होता है, फॉर्म होता है बॉन्ड। तो अगर ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन के वक्त जितना एनर्जी क्रिएट होगा, अगर उसका अमाउंट ज़्यादा है और जितना अमाउंट नीड करता है या ज़रूरत होती है तोड़ने के लिए उससे कम है, तो क्या होगा, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा, यानी हीट इससे क्या होगा, निकलेगा, है ना। अगर ये ज़्यादा ये कम होगा तो क्या एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, यानी हमको कुछ एनर्जी चाहिए होगा। हम आप पहले ही पढ़े, रिएक्शन इज टू टाइप इन टर्म्स ऑफ हीट एनर्जी, वन इज एंडोथर्मिक एंड इज अनदर इज एक्सोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, कुछ एनर्जी चाहिए होता है, हीट एनर्जी चाहिए होता है, और एक्सोथर्मिक क्या होता है, एनर्जी निकलता है ना। ये आप अभी समझ गए। इसमें हीट कहाँ से आता है, केमिकल रिएक्शन से, समझ गए आप। और एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम जब खाना खाते हैं, कुछ खाना खाते हैं, हमारे और शरीर में वो डाइजेस्ट होके सेल में क्या होता है, ग्लूकोज प्लस किससे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन से, क्या मिलता है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। व्हाट इज दैट एनर्जी, दैट इज नथिंग बट द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज सप्लाइंग थ्रू आवर बॉडी एंड वी गेट वी रिमेन अर्ली, है ना। हमको जिंदा रहने के लिए वहाँ हमको एनर्जी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए। तो केमिकल एनर्जी बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, समझ गए आप। तो ये केमिकल में या कोई भी केमिकल में, केमिकल सब्सटेंस में एनर्जी है। और भी हम अगर थोड़ा बेसिक की बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, मास एंड एनर्जी बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल, है ना। मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में भी कन्वर्ट होता है। और ये केमिकल एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी एज वेल एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। हम बाद में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो यहाँ ये जो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स है, केमिकल में जो एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, दैट इज बीइंग कमिंग आउट और इट इज एसेंशियल फॉर द रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। आप समझ गए। वही जो हीट एनर्जी है केमिकल रिएक्शन में, उसका मोशन किस तरफ होता है, आगे जाता है या पीछे जाता है या निकलता है, कितने निकलता है, कहाँ कितना इसका जरूरत पड़ता है, ये सब डिस्कस करता है क्या, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। सो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ द मोशन ऑफ हीट इन ए केमिकल रिएक्शन। अब आप समझ गए, मेरे हिसाब से आप समझ गए, क्योंकि केमिकल थर्मोडायनेमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विथ द मोशन ऑफ हीट इन ए केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन। ठीक है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज इट्स ऑब्जेक्ट, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। देखिए क्या लिखा है हमने। नंबर 1, एस्टेब्लिश क्राइटेरिया फॉर प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ ए फिजिकल और केमिकल चेंज अंडर ए गिवन सेट ऑफ कंडीशन। मान लीजिए एक रिएक्शन हम कराने जा रहे हैं, एक गिवन सेट ऑफ कंडीशन है, इतना प्रेशर, इतना टेम्परेचर, इतना वॉल्यूम, उधर रिएक्टेंट से रखें, वेदर द रिएक्शन विल प्रोसीड और नॉट, रिएक्शन घटेगा या नहीं होगा या नहीं होगा, रिएक्शन विल स्टार्ट और नॉट, रिएक्शन विल एक्टिवेट और नॉट, होगा या नहीं होगा, उसको प्रेडिक्ट करने के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स स्पीक्स अबाउट दैट, उसके बारे में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहता है। ठीक है ना, ये पहला ऑब्जेक्टिव है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का। रिएक्शन होगा या नहीं होगा, 2 या 3 रिएक्टेंट है या 2 रिएक्टेंट है या एक ही रिएक्टेंट है, वो रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, उसका फिजिबल क्या है, वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट। अगर पॉसिबल है तो ये फिजिबल है, कंडीशन में फिजिबल है नहीं है, उसके बारे में बताएगा। इसका पहला नंबर ऑब्जेक्टिव। दूसरा, द एक्सटेंट ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कितना दूर तक गया है, उसके बारे में भी ये प्रेडिक्ट करता है, कौन सा बताता है, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। तीसरा है टू डेड्यूस सम इंपॉर्टेंट जनरलाइजेशन, इससे कुछ जनरलाइजेशंस फॉर्मूला वगैरह या रूल वगैरह, थ्योरी वगैरह भी प्रूव हो सकता है, जैसे राउल्ट्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम और वेंटर्स लॉ ऑफ डाइल्यूशन सॉल्यूशन। ये लॉ भी प्रूव करने के लिए केमिकल थर्मोडायनेमिक्स आल्सो हेल्प्स, इसके जरिए से ये लॉज वगैरह डिड्यूस भी हो सकता है ना। और हम इसको पढ़ते क्यों हैं, आप अगर हम सोचेंगे क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमने बोला द हीट एनर्जी एसोसिएटेड विथ इन केमिकल चेंज और द मोशन ऑफ हीट एसोसिएटेड विथ इन केमिकल चेंज इज नोन एज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। मान लीजिए हम खाना खाते हैं ना, जब खाना खाते हैं हमारे शरीर में वो इट गिव्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो कौन सा खाना कितना एनर्जी देता है, कौन सा रिएक्टेंट कितना एनर्जी क्रिएट करेगा,
सो दैट इज ऑल्सो कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय दिस केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। आप समझ गए। जो हम खाना खाते हैं, मान लीजिए दूध खाते हैं, दही खाते हैं या चावल खाते हैं, या हम पेट्रोल के वजह से हम गाड़ी चलाते हैं, उसमें सारे में कितने हीट एनर्जी है, हाउ मच हीट एनर्जी इज इनसाइड एनी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस, दैट ऑल्सो कैन बी स्पोकन बाय दिस केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। और केमिकल थर्मोडायनेमिक्स स्पीक्स अबाउट दैट, उनके बारे में कहता है कि इसके अंदर कितना एनर्जी स्टोर है। ठीक है ना। अब हम जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, आप समझ जाओगे हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, है ना। उसके बाद इसका लिमिटेशंस क्या है, यानी ये कहाँ तक जाता है, उसके बाद इसका काम नहीं करता है, यहाँ कहाँ इसका दुर्बलता है, यानी कहाँ ये खुद को ये नहीं कर पाता है, बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। मान लीजिए फर्स्ट क्या है, इट इज अप्लाइड ओनली बल्क ऑफ मैटर नॉट ऑन एटम्स और मॉलिक्यूल्स। केमिकल थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ बल्क मैटर माने बड़ा मैटर, बड़ा क्या, इट डज नॉट speak about microscopic aspect of the matter substance। microscopic means क्या है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयन्स, उसके बारे में कुछ नहीं कहता है थर्मोडायनेमिक्स। सिर्फ कहता है, मान लीजिए हम कुछ सॉल्यूशन ले रखे, वो आज ए होल सॉल्यूशन के बारे में कहता है, वो सॉल्यूशन के अंदर कितना आयन्स है या कितना मॉलिक्यूल्स है, इट इज नेवर टेल अबाउट दैट। ये ओनली बड़ा चीज का, यानी वॉल्यूम का हो, कितना मास ले रखे हैं आज ए होल, ये उसके बारे में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स कहता है। वो नहीं कहता है उसके अंदर एक आटम कितना हीट देता है, एक मॉलिक्यूल कितना हीट देता है, 5 मॉलिक्यूल कितना हीट देता है, ये कभी उसके बारे में फोकस नहीं करता। आप समझ के, दिस द लिमिटेशन ऑफ द केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, यानी ये कुछ नहीं कहता है मॉलिक्यूल और आटम के बारे में या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के बारे में। दूसरा क्या है, कैन ओनली प्रेडिक्ट फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस बट नॉट इट सक्सेस, डिस्कशन ओनली स्टेट्स। ये क्या होता है, ये इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। मान लीजिए कि रिएक्शन इनिशियल में क्या था, फाइनल में क्या हुआ, ये दोनों का चीज डिस्कस करता है। लेकिन बीच में किसी रास्ते से गया, एटम में क्या चेंज हुआ, मॉलिक्यूल्स में क्या चेंज हुआ, मॉलिक्यूल्स किसके साथ क्या हुआ, एटम किसके साथ क्या क्या, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। ये सिर्फ कहता है स्टेट्स ऑफ ए केमिकल चेंज, यानी किस स्टेट पर है, एक स्टेट में क्या है, फिर प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो एक स्टेट में मान लीजिए उसके समय पर रिएक्शन का अवस्था क्या है, और दूसरे सेट ऑफ कंडीशन में उसका अवस्था क्या है, या व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट रिएक्शन, इट इज ओनली सेड, इट ओनली सेज। लेकिन वो बीच में क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करता है, ओनली स्टेट्स के बारे में डिस्कस करता है कौन, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। यानी रास्ते के बारे में बिल्कुल नहीं बताता है, पहले कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुंचा, दोनों की जगह के बारे में बताता है। समझ गए। मान लीजिए यहाँ हमने स्टार्ट किया जगह अपना यात्रा, यहाँ के बारे में बताता है, और कहाँ पहुंचा या कहाँ पहुंचे हैं उसके बारे में कहता है। लेकिन उसके बीच में हम कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, इसके बारे में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स नेवर स्पीक्स अबाउट दैट, यानी ये इसका एक लैकुना है, लिमिटेशन है। तीसरा क्या है, डज नॉट टेल अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी बात है, रिएक्शन कितना तेज भागेगा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना तेज भागेगा, हाउ फास्ट द रिएक्शन विल कंटिन्यू, इट डज नॉट टेल। ये भी नहीं कह सकता है रिएक्शन कितना जल्दी जाएगा या खत्म हो जाएगा ना। चौथा क्या है, डज नॉट से अबाउट मैकेनिज्म ऑफ ए प्रोसेस। एक प्रोसेस का मैकेनिज्म क्या है उसके बारे में नहीं बताता है, उसके बारे बीच में मैकेनिज्म क्या है, कोई मैकेनिज्म, कौन सा मैकेनिज्म यहाँ काम करता है रिएक्शन फिजिबल होने के लिए, उसको भी नहीं बताता है ना। सिर्फ हीट का मोशन, कितना कहाँ जा रहा है हीट, कितना एवल है उसके बता सकता है, लेकिन उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है ये भी इसको नहीं बताता है। ठीक है ना। आप समझ गए आप केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, इट्स लिमिटेशंस एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ओके।